हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एम्बिशन इंग्लिश एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? अच्छे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। वैसे आप लोग की एग्जाम जो है बहुत नज़दीक आ चुकी है। आप लोग प्रिपरेशन जो है अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं आज के इस वीडियो में जो आपका क्वेश्चन बैंक है, यानी कि वैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ जैसा कि आप सभी जानते होंगे, तो 12th के क्वेश्चन बैंक से मैंने सारे क्वेश्चन को लिया है। कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि 2009 से लेकर के 2009 टू 2021 होगा। उन तमाम प्रश्नों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक से होंगे, जैसा कि आप समझ ही गए। और ये हमारा क्वेश्चन जो होगा थोड़ा सा मिसलेनियस टाइप का होगा। ऐसा नहीं कि हम किसी ग्रामर के पार्टिकुलर चैप्टर को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो है ये ग्रामर से भी हो सकते हैं, ग्रामर सेक्शन को कवर करेंगे हम लोग, लिटरेचर को भी कवर करेंगे। तो आइए अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। बेहतर होगी कि आप लोग नोटबुक के साथ बैठेंगे, कॉपी और एक पेन रखेंगे पास में, तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। कहीं कहीं एग्जाम जो है आप लोग का बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, तो भाई साहब अब तो कम से कम तैयारी कर लीजिए। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, हम बूस्ट नहीं हो पाते हैं। आपके लाइक से क्या होता है ना कि मैं बूस्ट होता हूं और फिर आगे की वीडियो के लिए तैयारी करता हूं। वीडियो नहीं आ रही थी, अब वीडियो कंटिन्यू आएगी। आइए हम लोग चलते हैं, देर न करते हुए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है सेबीज हॉबीज। सेबी के जो हॉबी थे, यानी कि जैसा कि आप जानते होंगे कि ये जो है आपका ये द आर्टिस्ट है, ये द आर्टिस्ट चैप्टर है, यानी कि जिसको लिखा है सीगा नोया ने, एक जापानीज राइटर है। यानी वहां पे जो है उस स्टोरी में मैं क्या करूंगा, आप यहाँ पे एक क्वेश्चन को जो है वहां से हम लोग दो तीन जो मेन पॉइंट होगा उन चीजों को हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। यानी तमाम ऐसा नहीं कि मैं ठीक है ये लाइन पढ़ दी इसका आंसर क्या वो आगे बढ़े, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल खास होने, बहुत ही अलग होने वाला है ये वीडियो। अब तक जो आप वीडियो देखे होंगे बिल्कुल अलग होगा। हम तो कहते हैं कि आप कॉपी पेन लीजिए प्लीज और बैठिए। जो पॉइंट आए आपको ना समझ में आए, आप पूछ भी सकते हैं हमसे कमेंट बॉक्स में, मतलब वहां पे क्वेरी डालिए। मैं आपके आंसर का जो है बिल्कुल जो है आपके आंसर का के लिए मैं वेट करूंगा वहां पर। तो आइए, ये जैसा कि आप जानते हैं ये जो है आपका द आर्टिस्ट चैप्टर से है। किससे है ये द आर्टिस्ट चैप्टर से है। और द आर्टिस्ट को किसने लिखा? सीगा नोया ने। किसने? सीगा नोया ने लिखे हैं। और ये आपका जापानीज राइटर है। इसमें एक यानी कि जापानीज बॉय का बात किया जाता है इस स्टोरी में। एक शॉर्ट स्टोरी है। जब भी आपसे पूछे द आर्टिस्ट क्या है तो बताइएगा कि एक शॉर्ट स्टोरी है। और इसमें एक जापानीज बॉय का बात होता है जिसका नाम जो है क्या होता है, सेबी होता है। और 12 साल का लड़का होता है। उसका इंटरेस्ट जो होता है वो कद्दू को कलेक्ट करने में होता है, वहां पे डिजाइनिंग कर रहा होता है, उन चीजों में इनका इंटरेस्ट होता है। तो यहां से यही पूछा जा रहा है कि सेबी का जो हॉबी है उनका किन चीजों को कलेक्टिंग करता था। तो आपको कहना पड़ेगा गॉड्स को कलेक्टिंग करता था। और गॉड का हिंदी नाम जो होता है गॉड बोलेंगे हम लोग, गॉड नहीं, बहुत लोग गॉड बोल देते हैं इसे। गॉड लिखा हुआ है और जो है इसका हिंदी नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूं। आप कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कहीं न कहीं जो है वो कद्दू को कलेक्टिंग करता था। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये भाई साहब, ये ग्रामर का क्वेश्चन है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जो है ये आपका क्वेश्चन है। मैं एक चीज आपको बताता हूं कि जब भी आपके एग्जामिनेशन में इज, एम आर, वाज, वर, हैज, हैव जब भी दिख जाए तो आप ये समझना कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन होगा। इनको हम लोग कैसे डील करते हैं, यहां पे देखिए लिखा हुआ है लॉट ऑफ। मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे शब्द होता है जहां पे हम आपको बोलते हैं सम, इनफ, ENOUGS, सम, इनफ, हाफ, HALF, हाफ। इसके बाद फिर ये लॉट। कॉपी में मैसेज ने बोल दिया कि आप नोटबुक लेकर के बैठेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ये सारे वर्ड जो है यानी कि कुछ इस प्रकार से आपको दिखे,
इनके बाद क्या होता है कि कई बार यानी सेंटेंस में एक वाक्य है और वाक्य में एक सेंटेंस में जब स्टार्ट में इस प्रकार से आपको दिखेगा तो इसका मतलब जो है ये कहीं न कहीं सब्जेक्ट का काम करता है और आपको यहां से जो पूछा जा रहा है वर्ब लगाने के लिए। आप इतना समझिए कि वर्ब से ठीक पहले कभी भी क्या रहता है, सब्जेक्ट रहता है। एक सेंटेंस में जब हमको सब्जेक्ट खोजना रहेगा तो कहां खोजेंगे, वर्ब के ठीक पहले खोजेंगे। तो यहां पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपको सब्जेक्ट बन करके दिख रहा है, सिंगल दिख जाता है या कई बार ऑफ के साथ दिख जाता है। सिंगल ये सब दिख जाएंगे, सम, इनफ, हाफ, कुछ इस प्रकार से लॉट या लॉट्स भी कई बार आ जाता है। फर्क इतना है कि लॉट लिखा रहेगा तो पीछे ए लगा रहेगा और लॉट्स जब आया रहेगा तो पीछे ए नहीं, मतलब पहले ए नहीं लिखा रहेगा, ये मतलब है। तो इसके बाद जो आने वाले जो हमें, सॉरी मैं जरा सा एक बार फिर से आप समझ गए होंगे। यहां पर लिखा था लॉट, लॉट, इनफ, इनफ, सम, सम, हाफ, हाफ। इनके बाद ये सिंगल आ जाता है, इसके बाद ऑफ के साथ आ जाता है। मैं यहां पे प्लस लिख देता हूं तो आप समझ जाएंगे, ऑफ के साथ। और यहां पे जो है कोई नॉन आया होता है, क्या आया होता है, नॉन। तो यानी कि नॉन जो आया होता है या प्रोनाउन भी कई बार आ जाता है, तो कुछ इनका दो सेगमेंट होता है, यानी कि या तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नॉन आ जाएगा या प्लूरल काउंटेबल नॉन आ जाएगा। क्या मतलब हुआ, प्लूरल, प्लूरल मतलब क्या, जैसे पेन है ना तो एक से अधिक पेन है जिसको हम लोग गिन सकते हैं, उसी का नाम प्लूरल बताएंगे। आपसे कोई अगर पूछता है कि पानी का प्लूरल बताइए, पानी का प्लूरल क्या, वाटर का प्लूरल वाटर्स हो जाता है। पानी को हम लोग नहीं गिनते हैं तो उसका प्लूरल नहीं बता पाएंगे। जिनको हम लोग नहीं गिनते हैं उनका प्लूरल भी हम नहीं बता पाएंगे। अनकाउंटेबल नॉन यहां पे लिखा हुआ है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल हमेशा किस में रहता है, सिंगुलर में रहता है। अनकाउंटेबल मतलब क्या, जैसे आपका घी हो गया, ऑयल हो गया, ये सारे, डिटॉल हो गया, जो भी लिक्विड आप जहां पे जानते हैं। अनकाउंटेबल नॉन हमेशा के लिए सिंगुलर में रहता है, उसका प्लूरल हम बता भी नहीं सकते हैं, इतना आप समझ लेना। और एक इधर से लिखा हुआ है प्लूरल काउंटेबल, यानी सिंगुलर होगा तो आगे हमारा वर्ब भी क्या रहेगा, सिंगुलर आ जाएगा। अगर हमारा यानी कि नॉन प्लूरल दिखेगा तो वर्ब भी हम क्या कर लेंगे, प्लूरल रख देंगे। आप एक चीज को पढ़े होंगे अपने सिलेबस में, सर आपको पढ़ाए होंगे जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। मैं आपको टेक्निक बताता हूं, ये टेक्निक आपको बिल्कुल कहीं नहीं मिलने वाला है। आप YouTube पे सर्च कर लेंगे, गूगल पे सर्च कर लेंगे, कहीं नहीं मिलेगा, बिल्कुल मैं अलग बताऊंगा। आप वीडियो को देख रहे हैं आपको पता चलता होगा। यहां पे देखिए मैं टेक्निक बताता हूं, जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे करनी जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। तो जब हमारा सब्जेक्ट जो है यानी कि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। आई होप इस वीडियो को आप एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे होंगे। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को दबा करके लाइक करिए और शेयर करिए एजुकेशनल ग्रुप में। आपके एग्जाम का कुछ ही दिन बाकी है, ये इस वीडियो को देखिए और मैं आगे की वीडियो जो है कंटिन्यू लाता रहूंगा, जहां से जो है आपकी तैयारी जो है बेहतर हो पाएगी। तो अब देखिए बहस है, अब यहां पे लिखा हुआ है लोड के बाद एनर्जी लिखा हुआ है। एनर्जी को हम गिन सकते हैं क्या, आपके अंदर कितना एनर्जी है गिन करके बता दीजिएगा। हमारे अंदर कितना एनर्जी, वैसे मैं अभी पूरा एनर्जेटिक हूं, आप जानते होंगे। हमारे अंदर कितना एनर्जी आप गिन करके बता पाइएगा, नहीं ना। तो ये अनकाउंटेबल नॉन है, जैसे ये पानी होता है जिसको हम लोग नहीं, मैं रफ किया था, हटा देता हूं। जो कुछ भी हम लोग यहाँ पे एक्टिविटी यानी कि जो कुछ भी हम यहाँ पे बोर्ड पर एक्टिविटी कर रहे हैं, आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है सेम इसी एम्बिशन इंग्लिश एकेडमी के नाम से जो है आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च करिएगा, वहां पे जो है आपका सारे पीडीएफ मिल जाएगा। आप निश्चिंत रहे इसके लिए। एनर्जी को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, अर्थात ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नॉन, तो वर्ब भी क्या लग जाएगा, सिंगुलर। वर्ब भी क्या रख देंगे, सिंगुलर। आप देख लो वर्ग किसके साथ आता है, प्लूरल वाला है ना। क्या कैसे बोलते हैं वर्ग, वी वर्ग, दे वर्ग, इस प्रकार से। तो ये प्लूरल हो गया। यहां पे जो है मॉडल वर्ब नहीं लगाना ज्यादा ठीक रहेगा। कहोगे क्यों, हम यहाँ पे देखो मॉडल वर्ब को एलिमिनेट कर लेते हैं। मॉडल वर्ब जब भी कोई रहेगा, मॉडल वर्ब के बाद सर पढ़ाए होंगे आपको कि ऑलवेज कम्स आफ्टर द मॉडल वर्ब द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस एंड वेयर यू व्हाट यू विल से हियर इन दिस सेंटेंस कम्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब।
So how will you say after the modal verb it is not possible? So that this will be not followed. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, विल के साथ भी ऐसा ही लफड़ा है। विल जो है ना, विल के बाद कभी भी जो है इस प्रकार से तीसरा फॉर्म डायरेक्ट नहीं आता है। यहां से हमारा ऑप्शन का एलिमिनेट हो गया और आपका आंसर जो है ए हो, मतलब ए ऑप्शन वाज हो जाएगा, जो कि सिंगुलर होता है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा ये तो लिटरेचर का है। द लाइन होपिंग टू सेज अ नोट टिल डेथ। देखिए ये जो लाइन है ये वाल्ट विटमैन का लाइन है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में आप जब पोएट्री सेक्शन का आपका दूसरा लेसन है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वहां पे वाल्ट विटमैन जो है ये बताते हैं कि मैं जो है इस बात को उम्मीद करता हूं, मैं इस बात को मतलब आशा रखता हूं कि सीएज का मतलब होता है यानी कि ऐसे ही रहना, यानी कि किसी चीज को, यानी कि हम कहते हैं कि बरकरार उम्मीद रखना, यानी मतलब ठीक ऐसे रखना, मतलब जैसे अभी मैं कामों को कर रहा हूं, आगे कल भी इसी प्रकार से करेंगे, तो इन चीजों को हम लोग सीएज बोलते हैं। नोट टिल मीन्स क्या, तक, और डेथ मतलब क्या, मृत्यु। तो वाल्ट विटमैन बताए हैं कि मैं इस बात को उम्मीद करता हूं कि मैं ऐसा ही रहूं जब तक मैं मर न जाऊं, यानी कि आप पढ़े होंगे वहां पे। तो ये जो है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो आपका पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर दूसरा है, जैसा कि आप जानते हैं। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। ये जो आपका लाइन है ये द सोल्जर वाला जो पोएम है, यानी पोएट्री सेक्शन का कौन सा लेसन है हमें पता नहीं है। द सोल्जर जिसको लिखे है रूपर्ट ब्रूक ने, वो आपसे पूछा जाएगा कि द सोल्जर किस प्रकार के पोएम है। द सोल्जर जो है, द सोल्जर किस प्रकार के पोएम है। तो सोल्जर जो, सोल्जर स्पेलिंग क्या गलत लिख ली है, मुझे इस प्रकार से होगा। जिसको लिखे हैं किसने, रूपर्ट ब्रूक ने। किसने लिखे हैं, द सोल्जर को लिखे हैं रूपर्ट ब्रूक ने। आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से ऐसे पोएम है, which one of the following poet is well known as war poem या well known as war poet। तो जब भी जो है आपको लगाना वार पोएट पूछे, एक वर्ड आप ध्यान रख लो, वार, यहां से काम आ जाएगा एग्जाम में। वार मतलब क्या, युद्ध जिसको हम लोग कहते हैं, तो आप 10 सोल्जर लगाना। वहीं पे रूपर्ट ब्रूक बताए थे कि इन हार्ट एट पीस, यानी कि ये जो इस यानी उसके दिल में, सैनिक के दिल में क्या रहे, हमेशा शांति बना रहे, अंडर एन इंग्लिश हेवन, यानी अंग्रेजी स्वर्ग में। यानी कि आप एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे इंग्लिश को ध्यान रखना, इंग्लिश और हार्ट आप समझ ही गए होंगे, ये आपका जो है 10 सोल्जर से है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। मैंने तो ये तो पहली वाली वीडियो में करा रखा है, इससे पहले की अगर आप वीडियो देखेंगे तो वहां पे आप समझ जाएंगे। मेटाफिजिकल पोएट मैंने पूरे सुटेस्ट लेवाटो नोटबुक को पिक्टोरियली समझा रखा है। प्लीज आप नहीं देखें तो जाइए और उस वीडियो को देखिए, तो कहीं ना कहीं जो है आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस वे में समझाया है। तो यहाँ पे जो है मेटाफिजिकल पोएट, हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इस क्वेश्चन को समझाने के लिए, मैंने इस पर वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। तो जॉन डन जो है मेटाफिजिकल यानी कि भावनात्मक कवि है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये तो क्वेश्चन ग्रामर से है, लुक डॉट डॉट दिस पेंटिंग। अब यहाँ पे जो है इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको क्या करेगा, मतलब एग्जाम में कुछ इस प्रकार से ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शन दिखेगा और वहां पे ऐसे लिखा रहेगा कि चूज द बेस्ट प्रीपोजिशन। कुछ इस प्रकार से आपके एग्जामिनेशन में लिखा रहेगा चूज द बेस्ट प्रीपोजिशन, यानी कि प्रीपोजिशन बताना है। तो यहाँ पे देखो बाबू कह रहा है कि लुक, यानी कि देखो, कुछ ऐसे वर्ड होता है जैसे कि आप लुक बोल दो, स्माइल बोल दो, इसके बाद जो है किक बोल दो, किक बोलते हैं ना फुटबॉल में किक जो लगाते हैं, तो इस प्रकार से जो वर्ड होता है, इसके बाद क्या होता है, हमेशा शूट बोल दो,
सूट मतलब क्या, जिसको सूट करना। तो इस प्रकार से जो वर्ड होता है इसके बाद हमेशा एट ही आएगा, यानी कि ये फिक्स प्रीपोजिशन होता है। आप इन चीज को राइट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हम लोग अगले, कुछ फिक्स है कि लुक के बाद एट ही लगेगा। इसमें कुछ बोलते हैं ना, सर लोग बोलते होंगे क्लास में, लुक एट ऑन द बोर्ड, यानी कि बोर्ड की तरफ देखो। तो यहाँ पे ये बात कहा जा रहा है कि लुक एट दिस पेंटिंग, यानी इस पेंटिंग की तरफ देखो, कोई चित्रकारी वाला चीज है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे तो इंस्ट्रक्शन मैंने नहीं लिखा है, आपके एग्जामिनेशन में लिखा रहेगा, आप इन चीजों के लिए निश्चिंत रहें। यहाँ पे क्या करना है, द विंडोज हैव बीन क्लीन्ड, यानी कि इसको जो है क्या करना है, एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस लिखा हुआ है। आपके एग्जामिनेशन में कुछ इस प्रकार से रहेगा, चूज द, या इस ऐसे चेंज इनटू पैसिव वॉइस, कुछ इस प्रकार से आपके एग्जामिनेशन में ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शन में लिखा रहेगा, आपको इनके लिए निश्चिंत रहना है। तो अब देखो इसको एक्टिव वॉइस में, यहाँ पे पैसिव, ये पैसिव दिया हुआ है मैंने आपको, यानी कि इसे ले जाना है किसमें, एक्टिव वॉइस में ले जाना है। अब जरा सा समझो, यहां पे जो है बीन लिखा हुआ है, और बीन यानी कि बीन के बाद आप देखोगे तो थर्ड फॉर्म आया है। इससे क्या पता चलता है कि ये हमारा पैसिव वॉइस, और जब हम इनको एक्टिव वॉइस में लेके जाएंगे तो एक्टिव वॉइस में भी क्या होगा, थर्ड फॉर्म ही रहेगा। यानी कि जब थर्ड से थर्ड में बदलते हैं, मेरा टेक्निक है कि थर्ड से थर्ड में जाएगा तो यानी कि इसके दोस्त के घर पे पार्टी होगा और सारे दोस्त मिल करके इसको बीन बजा, यानी इनका बीन बजाएगा। तो जब भी आप एक चीज ध्यान रखो, जब भी बीन बजता हो, जब भी सेंटेंस में बीन बजता हो, तो आप ये समझ लेना कि मेरे पढ़ाने का जो तरीका होगा बिल्कुल स्ट्रक्चर, बिल्कुल नहीं, मैं स्ट्रक्चर को विरोध करता हूं, बिल्कुल आपको रटने फटने की जरूरत नहीं है। अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि मेरे पढ़ाने की जो अंदाज है वो बिल्कुल अलग होगा। तो बिन जो बजेगा तो आप समझ लेना कि इसके एक्टिव में थर्ड फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म होगा। अब बताओ बाबू, थर्ड फॉर्म जब भी आता है तो एक टेक्निक और समझ लो, टेक्निक से भरा, यानी कि एकदम भरा पड़ा आप वीडियो होगा ये। जब भी थर्ड फॉर्म आएगा तो थर्ड फॉर्म जो आता है, देखो थ्री को देखते, यहाँ पे टेक्निक देखते रहो आप, थ्री को देखते ही कितना एच आएगा, 3h आ जाएगा। और यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, हैज, हैव और हैड, ये समझ लेना। यानी कि थर्ड फॉर्म जब भी आता है हैज, हैव, हैड। आप इन चीजों को देखो, ऑप्शन नंबर ए में देखो तो आप कहीं पे यहाँ पे मॉडल वर्ब की क्यों चर्चा की गई है। जब हमारे क्वेश्चन में मॉडल वर्ब है ही नहीं तो हम अपने ऑप्शन में कहां से ले आएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। अब एक चीजों को जरा आप समझो, यहाँ पे ये देखो हैव लिखा हुआ है, ये तो प्रेजेंट को बता रहा है ना। हैज और हैव जो होता है, आप दो चीजों को ध्यान रखना, ये हैज और हैव होता है, ये किसको डिनोट करता है, ये तो आपका प्रेजेंट को डिनोट करता है। जबकि हम प्रेजेंट वाले चीज को पास्ट में कैसे ले जाएंगे, ऐसा थोड़े होगा। जब भी हम लोग चेंजिंग करते हैं, एक्टिव से पैसिव में ले जाते हैं, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन करते हैं, यानी कि डिग्री जहां पे चेंज करते हैं, यानी कि जब भी चेंजिंग की बात होती है, ये भी एक प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो जब भी हम लोग चेंजिंग का बात करते हैं तो चेंजिंग के टाइम में जरा बताओ कि उसका अर्थ कभी चेंज होता है, नहीं ना। तो अर्थ चेंज होना मतलब क्या, बिना अर्थ चेंज किए हुए, चाहे आप एक्टिव से पैसिव कर लो, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन कर लो, बिना कुछ चेंजिंग किए हुए, यहाँ पे प्रेजेंट में है तो ये पास्ट में कैसे चला जाएगा, ऐसा संभव है क्या, नहीं ना। तो ये पास्ट वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब जरा देखो समॉन, देखो ये सारा, जैसे ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट होता है ना, समॉन हो जाए, समबडी हो जाए, नो वन हो जाए, नोबडी हो जाए, एवरीवन हो जाए, एवरीथिंग हो जाए, मतलब कुछ इस प्रकार से जब भी होता है, पीपल हो जाए, ऑल हो जाए, पुलिस हो जाए, जब भी कुछ इस प्रकार से होता है तो इनको हम लोग पैसिव में नहीं दिखाते हैं, जो सही बात है, यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, तो समॉन वाला ही होगा ना। तो समॉन के साथ, यानी इसको हम लोग एक चीज और ध्यान रख लो, यानी इनको हम लोग कभी भी एक सिंगल समझते हैं, यानी ये सिंगुलर होता है ये, तो इसके साथ सिंगुलर तो लगा हुआ है, फिर थर्ड फॉर्म भी है, तो आपका आंसर यहाँ से जो है सी हो जाएगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, मैं बिल्कुल डिटेल बताता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपका जो डर है ना एग्जाम में जाने के लिए वो
खत्म हो जाएगा और एग्जाम जो है बिल्कुल आपका जो है एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन की जो लेवल होती है वो कई गुना जो है बढ़ जाएगी। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और एजुकेशनल ग्रुप में शेयर कर दें। अब देखिए लिखा हुआ जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ ये देखिए आपका प्रोज सेक्शन जो है जहां पे दूसरा लेसन है भारत इज माय होम, जिसको लिखे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। तो कहीं ना कहीं जो है यानी लिखे क्या वो स्पीच जो डिलीवर किए थे तो उसी स्पीच का वो फॉर्मेट है। तो जहां पे जो है आपको कहना पड़ेगा भारत इज माय होम इनके ऑथर हैं। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रीता डॉट डॉट टू द रेट यू। अब देखो बाबू, जब भी ग्रामर का क्वेश्चन आए आपके एग्जामिनेशन में आप कोशिश करना कि आप एलिमिनेट कर लेना उसको। एलिमिनेट करना क्या होता है? एलिमिनेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जहां से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाते हैं। ऑप्शन को जो है आप काट कर यानी हटा दीजिए। जो मैं एक चीज बताता हूं, जब भी एमसीक्यूज पूछा जाता है और 4 ऑप्शन होता है तो 4 ऑप्शन में बताओ किसी न किसी प्रकार से 3 गलत होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल गलत होगा। तो आपको क्या करना है, उन 3 गलत ऑप्शन को काट करके हटा देना है। तो अब जरा सा यहां पे देखो तो इज के बाद चौथा फॉर्म, ठीक है, ये हो सकता है इज है हमारे। हैज के बाद कभी बाबू चौथा फॉर्म आता है। मैंने इससे पहले बताया कि हैज रहे, हैव रहे और हैड रहे, तो यानी कि 3 को देखते ही 3h, यहां पे देखो 3 को देखते ही कितना एच 3h। तो आप समझ लेना कि जब भी 3h हैज हैव हैड होगा तो इसका मतलब ही होता है कि वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो हैज हैव हैड के बाद चौथा फॉर्म नहीं ना आता है। अब देखो जरा सा, एम के बाद तो चौथा फॉर्म होता है, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन है, जरा सा समझो, आपसे बन ही जाएगा ना। रीता है यहाँ पे तो नाम के साथ यानी कि एम कभी लगता है, ऐसा हो सकता है क्या? तो ये ऑप्शन आपका चला गया। अब जरा सा देखो, हैड के बाद यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगाया है? चौथा फॉर्म लगाया, ये भी हो सकता है क्या? आपका पहला ऑप्शन जो है रह गया है और वही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखो, राधा आस्क्ड रवि वेयर हिज फादर वाज। अब यहाँ पे जो है इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में जो है इंस्ट्रक्शन लिखे हुए रहेंगे क्या करना है। यानी यहाँ पे मैं बता देता हूं कि इनको आपको निश्चिंत रहना है, ये एग्जामिनेशन में लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पे आपको ये ले जाना है इसे चेंज इनटू किसमें? डायरेक्ट नरेशन में ले जाना है इसको, डायरेक्ट नरेशन में। अब इनको डायरेक्ट नरेशन में आप क्या करिए, ले जाइए। तो यहाँ पे डायरेक्ट नरेशन में ले जाएंगे, एलिमिनेशन करना है। ऑप्शन को हटाइए, आप बिल्कुल इजी वे में बना दीजिएगा। एलिमिनेट करना है, देखो कैसे कैसे एलिमिनेट होता है। यहां पे जरा सा सोचो, ये WH वर्ड है ना, WH वर्ड। तो जब भी आपके डायरेक्ट नरेशन में WH वर्ड होता है तो इनडायरेक्ट में क्या होता है, सेम WH वर्ड को रख दिया जाता है, किसी भी प्रकार से चेंजिंग नहीं करेंगे। व्हाट है तो व्हाट, वेन है तो वेन, यानी विच है तो विच, जो भी WH रहेगा उस WH को हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे। तो WH तो सेम रखा गया है, किसी प्रकार से चेंजिंग भी नहीं, कोई बात नहीं। अब जरा यहां से दिमाग लगाओ कि ये जो है आपका ये पास्ट है तो पास्ट वाला ही रहना चाहिए, सब में पास्ट है, कोई बात नहीं, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अब जरा सा आप क्या कर लो, यहां पे समझो, ये पर्सन में थोड़ा सा आपको अटकाया है, ये यहां तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। वेयर इज योर फादर। अब देखो जरा सा समझो, राधा आस्क्ड रवि, राधा ने किससे पूछा, रवि से पूछा कि वेयर हिज फादर वाज। ये तो इनडायरेक्ट ना किया गया है, आपको डायरेक्ट लाना है। तो आप देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन सूट कर रहा है। अब बताओ तो ये पास्ट, यहां पे देखो तो हिज फादर वाज, तो ये पास्ट ऐसा आपको लगता है कि ये होना चाहिए। देखो तो जरा सा, वेयर वाज हिज फादर, नहीं ये अब जरा सा इनको देखो, वेयर इज योर फादर, जब हम इनको बनाएंगे ना तो देखो कैसे हो जाता है। WH आपका एज इट इज बैठ गया, और WH के बाद क्या होता है, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है ना वो बैठाना होता है। एक बात और समझ लो, अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आपका, ये एक ऑप्शन तो वैसे भी एलिमिनेट होने वाला है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट नरेशन में क्वेश्चन मार्क लगा होगा कि नहीं लगा होगा। अब देखो तो ये पहले ऑप्शन में क्वेश्चन मार्क है क्या, नहीं है ना, तो ये तो ऑप्शन आपका चला गया। अब जरा सा देखो 2 ऑप्शन बच रहा है, तो यहाँ पे वेयर इज योर फादर, अच्छा जरा, और वेयर वाज हिज फादर। राधा ने पूछा किनसे, राधा ने पूछी राधा ने
किनसे पूछी? रवि से, कि वेयर इज योर फादर, कहाँ है तुम्हारा पिता। तो तुम्हारा पिता मतलब ये किन का पिता? रवि का पिता ना। तो रवि स्त्री है कि पुरुष है? यानी कि पुरुष है। तो यानी कि यहाँ पे उस टाइम में क्या पूछा होगा? योर फादर, तब ना आप उनको हिज फादर बोलेंगे इनडायरेक्ट में आकर के, समझ गए होंगे। तो यहाँ पे जो है वेयर इज योर फादर वाला जो है आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको नरेशन करते समय ज्यादा दिक्कत हो तो आप क्या करना, ऑप्शन से एलिमिनेट कर लेना, बहुत जल्दी बन जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं, राधा आस्क्ड रवि, ये तो अभी देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड अब देखो ये क्वेश्चन है, वाल्टर डीलामेयर वाज बोर्न इन द ईयर, वाल्टर डीलामेयर का जो है जन्म कब हुआ था? तो वाल्टर बोर्न मतलब क्या, जन्म ना, जन्म हुआ था वाल्टर डीलामेयर का जन्म जो है 1873 में। इनको टेक्निक से कैसे याद रखोगे, देखो एकदम मैं लाजवाब का टेक्निक बताता हूं। वाल्टर लिखा हुआ है ना, जरा समझो तो डब्लू को अगर हम लोग ऐसे कर देंगे तो 3 नहीं हो जाएगा। तो आप इन चीजों को ध्यान रख सकते हैं, 3 वाला होगा, मतलब क्या, डब्लू को ही हम लोग ऐसे कर दिए तो कहीं न कहीं जो है ये 3 दिख गया ना। तो 1873 जो है वाल्टर डीलामेयर का जो है जन्म हुआ था। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आवर फोर फादर्स मतलब पूर्वज, जो हमारा पूर्वज थे, डिड नॉट इन्वेंट, इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार, वो आविष्कार नहीं किए मशीन को। क्योंकि क्यों नहीं आविष्कार किया हमारे पूर्वज, मशीनरी की तरफ क्यों नहीं गया? तो कहीं न कहीं ये आपका जो है इंडियन सिविलाइजेशन, जहां पे प्रोज सेक्शन का जो है पहला लेसन है, जिसको लिखा है यानी कि महात्मा गांधी ने, और वो जो है आपका ए से है। आपसे अगर पूछा जाए कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, तो आप ए से ऑप्शन को टिक करिएगा, वो जो है ए से, जहां पे आज नहीं, आज से 100 साल पहले गांधी जी उस लेख में लिखे हैं, और वो जो लेख है उनका ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, जिनका नाम है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो वहां से जो है अपने उनके जीवनी से, यानी उनकी ऑटोबायोग्राफी खुद लिखे हैं, तो वहीं से जो है वो लिखे हैं और उनका लेख है वो। तो कहीं न कहीं वो जानते थे, नो का ये सेकेंड ग्रुप है, वो जानते थे कि वी वुड बिकम, हम लोग बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे? स्लेव्स वर्ड का मतलब होता है गुलाम होना। वो जानते थे कि हम लोग जो है अगर मशीन का आविष्कार करेंगे, हम लोग मशीनरी की तरफ जाएंगे, तो हम लोग मशीनरी का गुलाम हो जाएंगे। यानी कि हम लोग कहीं ना कहीं आज देखते हैं जो मॉडर्न मतलब कहीं ना कहीं सिविलाइजेशन है, वहां पे गांधी जी ने मॉडर्न सिविलाइजेशन को जो है समझाया है पश्चिमी सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन से कंपेयर करके। तो कहीं ना कहीं वहां पे ये भी बताएं कि नहीं, पश्चिमी सभ्यता उसी के लिए ठीक है, हमारे लिए ठीक नहीं है। तो हालांकि उनसे वो नफरत भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप समझ ही गए कि वो हमें क्या मतलब जो गुलामी बना देते हैं, जो मशीनरी होता है, लोग लग्जरियस जीना पसंद करने लगते हैं। बढ़ते हम लोग, और उसमें एक जो सबसे बड़ी बात गांधी जी ने बताए हैं कि द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। यानी कि दिमाग जो है ये बेचैन चिड़िया होता है, द मोर इट गेट्स, ये जितना अधिक पाता है, द मोर इट वांट्स, उतना अधिक जो है यानी कि वो इच्छा रख लेता है। अब देखिए, द वेस्टलैंड हैज बीन कंपोज्ड बाय, देखिए टी.एस. एलियट के जो कुछ फेमस मतलब लिटरेरी वर्क है जहां से क्वेश्चन पूछ ली जाती है, जिनमें से एक है आपका द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड को किसने लिखे हैं? तो वेस्टलैंड को टी.एस. एलियट ने लिखे हैं। आप इन चीजों को याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, प्लीज बी क्वाइट, आई डॉट माई होमवर्क। अब जरा सा ऑप्शन से इसको एलिमिनेट करो। ग्रामर का क्वेश्चन जब भी आ जाए आपके सामने, आप ऑप्शन से इनको क्या करना, एलिमिनेट कर लेना। आई के साथ जरा बताओ, इज लगता है कभी क्या? नहीं, इतना आसान क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है बिहार बोर्ड जी। अब देखो तो आई के साथ विल तो आता है, लेकिन आप जरा समझो, विल के बाद जो है चौथा फॉर्म डायरेक्ट आता है क्या? विल एक मॉडल वर्ब की श्रेणी में रहने वाला चीज है।
सेल विल कैन कुड मे माइट यूज टू और टू नीड देयर मस्ट, ये सारे मॉडल वर्ब होता है कि नहीं जी, मॉडल वर्ब होता है। और मॉडल वर्ब के बाद कभी भी अब कोई चौथा फॉर्म आ जाएगा डायरेक्ट, नहीं ना आ जाएगा। तो कहीं न कहीं जो है यहाँ पे अगर आना भी होता तो क्या लगता, बी अगर होता तो हम लोग सोच सकते थे, जबकि इस ऑप्शन में बी भी नहीं है तो ये ऑप्शन ऐसे भी नहीं होने वाला है। आई के साथ ये तो ऐसे भी चल गया। अब देखो तो जी आई के साथ आर लगेगा, ऐसा नहीं ना संभव है, तो ये तो क्या हुआ, चल गया। तो कौन सा ऑप्शन बच गया है, सी, वही आंसर हो गया। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन व्हिच इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, यानी कि जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार जो है को विच इज प्राइम इंस्ट्रूमेंट, कौन सी वो चीज है जो प्राइम इंस्ट्रूमेंट होता है। इंस्ट्रूमेंट मीन्स होता है बाबू औजार, तो यानी कि जो अहम औजार होता है, अहम हथियार होता है, वो कौन सा चीज होता है जो किसी भी नेशनल पर्पस के दृष्टिकोण से, यानी कि जो है किसी भी राष्ट्र को बनाने के लिए, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द जाकिर हुसैन, यानी कौन सी वो चीज है जो अहम औजार होता है, अहम हथियार होता है किसी भी राष्ट्र को बनाने के लिए। तो आप लोग पढ़े लिखे इंसान है, एजुकेशन से लगाव रखते हैं, तो एजुकेशन ही है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहाँ पे जो लाइन आया है, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट अलीव अप टिल नाउ, यानी कि ये जो लाइन है आपका, ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का लाइन है। आफ्टर ऑल यानी आखिरकार जिसको हम लोग कहेंगे, कहीं ना कहीं देयर इज समथिंग, कुछ तो बात है। हिंदुइज्म, हिंदुइज्म का मतलब यहाँ पे किसी धर्म का बात नहीं हो रहा है। हिंदुइज्म का मतलब आपको ये समझ लेना है कि हमारी राष्ट्र का बात हो रहा है, यानी कि भारत की बात हो रही है। तो यानी कि कुछ तो है भारत में, डैट हैज, जो क्या किया है, केप्ट, जो बना है, कीप का पास्ट वर्ड है केप। अलीव, अलीव मतलब होता है जिंदा, अप टिल नाउ, अब तक, यानी कि कुछ तो है हिंदुइज्म में, कुछ तो है, यानी भारत के राष्ट्र, भारतीय राष्ट्र में जो ऐसा जो है बनाए रखा है। ये जो लाइन है ना, ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का लाइन है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आई डॉट डॉट स्पीक स्पेनिश। अब जरा इसको भी तो ऑप्शन से काटे सकते हैं ना। जब भी ग्रामर का क्वेश्चन आए तो आप क्या करना, उनको आप एलिमिनेट करना। एलिमिनेशन से क्या होता है ना कि ग्रामर का कोई भी क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी बन जाता है। जैसे देखो, आई के साथ कभी डज लगता है जी, नहीं ना। आई के साथ कैसे डज लग जाएगा, आई के साथ डू आता है ना। अब जरा देखो, आई के साथ हम हैव लगा भी देंगे, तो हैव अगर रख भी देते हैं तो हैव के बाद तीसरा फॉर्म ना आना चाहिए जी। इससे पहले हम आपको बताए कि नहीं दे बताए, हैज थ्री को देखते ही देखो तो कितना यच है। ऐसे टेक्निक तुमको और कहीं मिलने वाला नहीं है।